उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं में मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए बड़ी घोषणा की है और इसे अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इसके तहत में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के हरच्यू मंदिर, नीलेश्वर मंदिर और चंडिका देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए दिया है। इसके अलावा पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा में डंगलेश्वर महादेव मंदिर के लिए 88 लाख रुपए दिए गए हैं और विधानसभा जसपुर में हिडिंबा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 82 लाख रुपए दिए गए हैं और देहरादून में भी रघुनाथ मंदिर के लिए 50 लाख रुपए वित्तीय मंजूरी दी है। इसके अलावा चंपावत के पौराणिक लदूनधुरा मंदिर स्थल पे भी कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर, धारचूला में पंचकोटी देवी मंदिर, इसके अलावा कपकोट के अलकनाथ मंदिर और किलपारा मंदिर, द्वाराहाट की ऐतिहासिक धरोहर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत शुक्रवार को रामनगर पहुंचे। यहां पहुंचे रावत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बागेश्वर उपचुनाव से डरी सरकार निकाय चुनावों में जानबूझकर देरी कर रही है और सरकार इसे लोकसभा चुनाव के बाद में टालना चाहती है, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर अखिलेश यादव के रुख पर कहा कि यह गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए हुआ है। इस मजबूत गठबंधन में कोई दरार नहीं है। देरी हो रही है, क्या कहना है आपका इसको लेकर के? ये षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विलंबित किए जा रहे हैं और बहाना बनाया जा रहा है ओबीसी की सीटों के निर्धारण की कठिनाई का। कैसी सरकार है, इतने लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है और तब भी अभी तक ये ओबीसी की सीटें निर्धारित नहीं कर पाए, जबकि चंद बहुत बड़ी संख्या नहीं है नगर पालिकाओं की, नगर निगम, नगर निकायों की। तो कैसे उम्मीद की जाए इनसे कि जब आम चुनाव आएंगे तो ये सरकार जो है आरक्षित सीटों आदि का निर्धारण कर पाएगी। तो ये हार से घबराए हुए हैं। बागेश्वर के चुनाव के बाद इनका मनोबल घिला हुआ है, जबकि ये चुनाव जीते, मगर ये जानते हैं कि इन्होंने धन बल से, सत्ता बल से चुनाव जीता है। इसलिए इस समय ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल सजग है, सचेत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन्हें बताया है। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। देहरादून में डीबीएस कॉलेज की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार की चपेट में भाई बहन आ गए और दीवार में दबने से एक लड़की की मौत हो गई थी। 22 साल की सुष्मिता तोमर की मौत हुई थी, जबकि लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। अब हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जब वो सड़क से गुजर रहे थे तभी कॉलेज की दीवार गिर गई। दोनों जौनसार इलाके के रहने वाले हैं, जबकि हादसा देहरादून के डालनवाला इलाके में हुआ है। डीएवी कॉलेज की दीवार का हिस्सा गिरने से युवती की हुई मौत का मामला गहराता जा रहा है। शुक्रवार को कॉलेज में स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया और घटना में कॉलेज मैनेजमेंट की लापरवाही की बात कही। कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना है कि वो पिछले 1 महीने से कॉलेज की क्लास में जर्जर इमारत का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में राज्य में वन विभाग का एक्शन तेज हो गया है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन इस सवाल पर पेंच फंस गया है कि आखिर अतिक्रमण हुआ तो हुआ कैसे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में करीब 11,000 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। इसमें बड़े पैमाने पर धार्मिक अतिक्रमण भी था, जिसको वन विभाग हटा चुका है। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क, नदी, नालों के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। बावजूद इसके वन विभाग अभी भी 1500 हेक्टेयर जमीन को ही अतिक्रमण मुक्त करा पाया है, यानी कि अभी भी 9,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अतिक्रमण से हटाई जानी बाकी है। वन विभाग अभी तक 500 से ज्यादा मजार और मंदिरों को ध्वस्त कर चुका है, लेकिन अब बारी जब रसूखदार अतिक्रमणकारियों की आई तो वन विभाग का अभियान धीमा पड़ गया।
वन विभाग इस सवाल पर भी चुप्पी साधे बैठा है कि आखिर कब और किसकी लापरवाही के कारण फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण हुआ। नोटिस देने की प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद जो सुनवाई होती है, तो इसमें एक समय लग ही जाता है। वहां पे कहीं जो है ऐसी सूचना आई है कि अगर स्टाफ द्वारा सूचना को जो है संप्रेषित नहीं किया उच्च स्तर पर, और इस प्रकार की घटनाएं आ रही जहां पे जंगल में मदरसे चल रहे, अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी जो है निर्देशित किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के चलते अतिक्रमण हटाने के अभियान में एक बार फिर तेजी तो आई है, लेकिन सवाल ये कि क्या कार्रवाई सभी पर होगी या फिर चुनिंदा लोग ही इसके दायरे में आएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और पार्किंग आवंटन में की गड़बड़ी में सीबीआई जांच के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने ठेकेदार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोविड काल से पहले 3 साल की पार्किंग ठेकेदार को दी गई थी, जिसके बाद में इसे बिना किसी कारण के ही 629 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया और इसमें गड़बड़ी की आशंका के बाद में मामला कोर्ट तक पहुंचा और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। यहाँ करीब 1 लाख वर्ग फीट एरिया में ये पार्किंग है, जिसमें करोड़ों का टर्नओवर है और हर दिन लाखों की पार्किंग फीस भी आती है। न्यायालय ने आज अपना जजमेंट डिलीवर किया है, उस इलीगलिटी को माना है। उसका एक्सटेंशन जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उसको कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर 50,000 रुपए की कॉस्ट लगाई गई है और ये मैटर सीबीआई को भी रेफर कर दिया गया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है और कहा है कि सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा के लिए काम करें। साथ ही डीजीपी ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले पुलिस वालों को भी सख्त नसीहत दी है और कहा है कि शोबाजी के लिए रील बनाना ठीक नहीं है, ऐसा ना करें। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में अशोक कुमार ने ये बातें कही। इस दौरान अशोक कुमार ने कहा कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और ये उनकी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल जरूरत है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें एटीट्यूड को सुधारने की जरूरत है और हमें जो है जनता की सेवक के रूप में काम करना चाहिए। जनता के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनके लिए संवेदनशील होना चाहिए, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग होनी चाहिए। आप सिर्फ शोबाजी के लिए ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो अपने आप जनता में फैल जाएंगे। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को राज्य आंदोलनकारी ही नहीं मिल रही हैं ताकि वो आंदोलनकारी सिलेबस का हिस्सा बन सके। इसी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा है आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य आंदोलनकारियों का इतिहास और रीजनल लैंग्वेज को सिलेबस का हिस्सा बनाया। सरकार की 2 टॉप प्रोजेक्ट में था, लेकिन 1 साल बाद ये भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। आलम यह है कि डिपार्टमेंट की तैयारी तो पहले से 8वीं तक के सिलेबस में इसे शामिल करने की थी, लेकिन अब तक किताब का कंटेंट ही तैयार नहीं हो पा रहा है और अब 26 अक्टूबर को इस पर मीटिंग की बात कही गई है। तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करें। इसके क्रम में डीजी साहब से वार्ता हुई थी और बैठक भी हुई थी एक छोटी सी। उसमें ये कहा गया था, डीजी साहब ने भी ये बोला कि कक्षावार कुछ किताबें डेवलप कराई जाए तो अच्छा रहेगा। चूंकि उत्तराखंड में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें लगाई गई हैं तो उसमें तो हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पृथक से एक बुक हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और कक्षा 6 से फर्स्ट फेज में कक्षा 6 से 8 तक की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्य ही है कि आज तक शिक्षा विभाग राज्य आंदोलनकारी ही चिन्हित नहीं कर सका। जब लोग धीरे धीरे हमारे इतिहास को भूलते चले जाएंगे तो वो त्याग तपस्या और वो जब चीजें नहीं रहेंगी तो कैसे लोग इस बात को समाहित कर पाएंगे, मानवता कैसे जिंदा रहेगी। अगर आज हम बापू को या किसी को भी हम याद करते हैं, पटेल जी को याद करते हैं, पुराने तमाम झांसी की रानी से लेके तमाम, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें सामाजिक ज्ञान में, सामाजिक इतिहास में पढ़ाया गया। जब हमने मारपीट करके ये राज्य बनाया था तो आज नेताओं का भला हो गया। नेताओं की बोरी भरी, मैं तो बोरी बोलती हूँ खुला, क्यों? आज वो प्रॉपर्टियों के भी मालिक हैं और नेता तो है ही हैं, हम कहीं के नहीं रहे। जो प्रोजेक्ट सरकार की प्राथमिकता में थे, अफसरों की लापरवाही और ढीले काम के चलते पूरे नहीं हो पाए और राज्य की नई पीढ़ी प्रदेश के इतिहास और संघर्ष को समझने से वंचित है।
न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल के पास में हाईवे पर कार सवार दबंगों ने जमकर गुंडागर्दी की और मामूली विवाद पर एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी और लोगों को डराने के लिए कार सवार दबंगों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। कार सवार युवकों की सड़क पर खड़े युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। पंचकेदार में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट होने के बाद में आज रुद्रनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पहुंची और जहां भक्तों और स्थानीय लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया। 18 अक्टूबर को भगवान रुद्रनाथ के कपाट बंद हुए थे और फिर कई जगहों पर विश्राम करने के बाद में आज रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर पहुंची और अब शीतकाल में यहीं पर भगवान रुद्रनाथ की पूजा की जाएगी और 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के चेहरे की पूजा की जाती है। संक्रांति के दिन भगवान श्री रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के पश्चात को खोले जाते हैं। 5 माह भगवान श्री रुद्रनाथ जी की पूजा रुद्रनाथ मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ में की जाती है। तत्पश्चात कार्तिक संक्रांति के दिन भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते हैं। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान के रुद्रनाथ के कपाट कार्तिक संक्रांति के दिन यानी कि 18 तारीख को संध्या काल सुबह शरद काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर केदारनाथ आने की चर्चा जोरों पर है। मौका भले कपाट बंद होने का हो, लेकिन तैयारी राज्यों के साथ ही देश में फिर सत्ता का द्वार खोलने की है और बीजेपी को भरोसा है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से बीजेपी का बेड़ा पार जरूर होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ आए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी अब तक 6 बार बाबा केदार के दरबार में आ चुके हैं। फिर एक बार 12 नवंबर को दिवाली के आसपास प्रधानमंत्री के केदारनाथ आने की चर्चा है। इस बार का दौरा जहां बतौर प्रधानमंत्री 7वां केदारनाथ दौरा होगा, तो 6 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। 12 नवंबर को दिवाली है तो 2 दिन बाद भैया दूज को कपाट बंद होंगे, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में दूसरे राउंड की वोटिंग इसके बाद होगी। बीजेपी को यकीन है कि बाबा केदार के दरबार में दर्शन पूजन करके प्रधानमंत्री जहां चुनावी राज्यों में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को काउंटर करेंगे, वहीं केदारनाथ में आस्था रखने वाले पूरे देश के श्रद्धालु को भी साथ जाएंगे। तो निश्चित ही मोदी जी के यहां से आने से एक हिंदुत्व की लहर फिर जागेगी, पूरे देश में संदेश जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस यहां से जो आशीर्वाद भोले बाबा का मोदी जी लेकर जाएंगे, सब प्रदेशों के अंदर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बीजेपी जानती है कि जो काम कई चुनावी रैलियां नहीं कर सकती, लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री का एक संबोधन ही काफी है। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की बातों में दम नहीं दिखता। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर और छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह के मुताबिक अब नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक नहीं होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आते हैं और हर बार आकर के कोई ना कोई जुमला जो है देश और उत्तराखंड के लोगों को देने का काम करते हैं। लोग जो है भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, अब उनके जुमलेबाजी में लोग आने वाले नहीं। कांग्रेस को भले ना लगे, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को बीजेपी जानती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद केदारनाथ है, जहां हर साल देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब कपाट बंद होने से पहले भविष्य के द्वार खोलने की तैयारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
बद्रीनाथ धाम में इस बार हेली सेवा से भी लाखों की संख्या में तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे और इस यात्रा काल में नगर पंचायत बद्रीनाथ धाम के द्वारा हेली कंपनियों से 1000 रुपए पर हर लैंडिंग के लिए राजस्व भी मिला, जिसमें करीब नगर पंचायत बद्रीनाथ को अभी तक 5 लाख रुपए की आमदनी भी हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल हेलीपैड में साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने और तीर्थयात्रियों के लिए शौचालय व्यवस्था बनाने के प्रयोग में लाया जा रहा है। देखिए, इस बार हमने अपने बायलॉज में नगर पंचायत बद्रीनाथ के बायलॉज में एक चेंज किया था, जिसमें हेली लैंडिंग के लिए पर लैंडिंग 1000 रुपीज़ हम हेली संचालकों से लेते हैं। इस पैसे का जो उपयोग है वो बद्रीनाथ धाम में हेली सेवा को और हेली व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू बनाने के लिए हेलीपैड की सफाई व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था इत्यादि को नियमित रूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को लगातार गिफ्ट पर गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन जिलों की सुस्त मशीनरी इन उपहारों का समय से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए एक के बाद एक बजट जारी कर रहे हैं। ऐसा ही 2200 करोड़ का तोहफा पीएम मोदी ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी को दिया था, लेकिन जिला प्रशासन के स्तर पर इस बजट को जमीन में उतारते समय ढिलाई साफ दिखाई दे रही है और अभी तक आधे प्रोजेक्ट की डीपीआर तक फाइल नहीं हो पाई। हालांकि हल्द्वानी के मेयर का दावा है कि आधे प्रोजेक्ट टेंडर स्टेज तक पहुंच चुके हैं, जिन पर काम चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। 1300 से 1400 करोड़ के लगभग अवस्थापना संबंधी टेंडर हो चुके हैं, जिसमें नौसमरी क्षेत्र में पेयजल पुनर्गठन, सीवरेज लेइंग, ड्रेनेज इंटीग्रेटेड विद रोड और इसका टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड खुल चुका है। जल्दी ही इसमें अनुबंध करके काम शुरू होगा। दूसरी तरफ जमीन में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे शहरी विकास सचिव मान रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट डीपीआर के स्टेज पर रुके हुए हैं, जिनकी फाइनल डीपीआर जल्द बनकर तैयार होगी। उसमें अधिकांश में प्रोजेक्ट बन गए हैं, डीपीआर वगैरह बन गई है। जो बचे हुए हैं इसमें कुछ न कुछ इशू आ जाते हैं। जब हम धरातल पे काम करना चाहते हैं, डीपीआर बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ देख के बनाई जाती है। तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट पे अभी दिक्कत हो रही है, बट वो भी हम समझते हैं कि 2-3 महीने में पूरे हो जाएंगे। जाहिर है पीएम मोदी के दिए बजट से हल्द्वानी की तस्वीर बदलना तय है, लेकिन ये तस्वीर तभी बदलेगी जब धरातल पर काम समय से हो। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सड़कों के काम नवंबर तक पूरे होंगे, जबकि बाकी कामों को भी 8-9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट से पहले पूरा किया जाएगा। शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों की मॉनिटरिंग के साथ ही इसका रेगुलर निरीक्षण भी किया जाए। मीटिंग में स्मार्ट सिटी के सीईओ और डीएम सोनिका भी मौजूद रही। तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, लेकिन उससे पहले स्मार्ट सिटी पर काम किया जा रहा है। अब लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक टारगेट सेट किया गया है। नवंबर में पूरे काम पूरे होने की उम्मीद है और बाकी काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क के काम है, उसको हम नवंबर तक पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे सामने इन्वेस्टर समिट के भी काम है और इन्वेस्टर समिट के उस कार्यक्रम से पहले हम अपने इस देहरादून को सुंदर सजाना भी चाहेंगे, उनके सम्मान में, उनके स्वागत में।